आज हम इसके पार्ट नंबर 8 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 7 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण जो कि होती है 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। तो अब हम इसमें समझेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो आप इसमें लिखोगे कि जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि मतलब जो भी ये प्रकाश आ रहा है तो ये कैसा होगा, तो इसकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसकी आवृत्ति होनी चाहिए बच्चों निश्चित, और या उससे अधिक भी होगी तो भी चलेगा। तो जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, तो ये आ रहा है प्रकाश, तो जब ये प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है मतलब आपतित होता है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं। तो इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही कोई प्रकाश धातु की सतह पर गिरा तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कोई प्रकाश धातु पर गिरा तो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो जैसे ही प्रकाश इस पर गिर गया तो इलेक्ट्रॉन एकदम उत्सर्जित होने लग जाते हैं और इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आया समझ में? अब हमें लिखने हैं इसके नियम। तो इसके हैं 5 नियम हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो इसका सबसे पहला नियम है कि प्रकाश के धातु की सतह पर पड़ने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्रकाश इस पर आया तो एक ही दम से जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये उत्सर्जित हो चुके हैं। मतलब कि इनके बीच में कोई भी समय का गैप नहीं होता है कि जैसे 4 बजे ये इस पर गिरे तो एकदम 4 बजे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उत्सर्जित हो गए। मतलब बस ये समझ लीजिए कि ये इनके गेट खोलने का इंतजार ही कर रहे थे। ठीक है। अब इसमें दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, की जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उनकी जो दर है तो वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है कि जो ये प्रकाश आ रहा है इसकी तीव्रता कितनी है। इसकी तीव्रता मतलब जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब कि जो उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और इसका चौथा पॉइंट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपको ये दोनों पॉइंट वो सेम है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है तो वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर तो निर्भर करती है पर उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इसमें ये दोनों पॉइंट सेम है, बस इतना अंतर है इनमें। इसका 5वां पॉइंट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम हो तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो वो होंगे ही नहीं। तो इसीलिए तो इसकी जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि जो आवृत्ति होगी इसकी आपतित प्रकाश की तो वो कैसी होनी चाहिए, तो हाँ तो वो होनी चाहिए एक निश्चित आवृत्ति या फिर उससे अधिक भी हो सकती है पर उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है और ये 25 में भी आया है। तो आप इसमें लिखोगे कि
सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। आपको ये लाइन पता होनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। अब जैसे ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है प्रकाश, तो ये प्रकाश हम सोच रहे हैं कि ये ऐसे आ रहा है, मतलब सीधी इसमें लाइने पर ऐसा नहीं होता, तो ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, और इस एक छोटे पैकेट को ही कहेंगे क्या, फोटोन, और इस एक छोटे पैकेट की ही ऊर्जा होती है h न्यू। ठीक है, तो ऐसे ही ये इतने सारे पैकेटों के रूप में आता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, तो इसीलिए इधर लिखा गया है E बराबर h न्यू के। तो फोटोन अपनी ऊर्जा h न्यू को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि इसकी ऊर्जा क्या है, h न्यू, तो जैसे ही ये ऊर्जा के ये बंडल इस पर गिरे हैं इलेक्ट्रॉन पर, तो ये अपनी सारी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को ही दे देंगे h न्यू। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा इसकी ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करेगा। कैसे कैसे, एक तो ये काम करेगा कि मतलब जैसे ही ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों के पास आई, मतलब पावर इनके पास आई, तो ये सबसे पहला काम करेगा कि इसकी सतह से बाहर निकलेगा। अब ये आ तो गया बाहर, अब दूसरा काम क्या करेगा, अब भी इसके पास ऊर्जा है, तो अब ये क्या करेगा उस ऊर्जा का, तो ये उसे किस में चेंज कर देगा, गतिज ऊर्जा। मतलब कि अब ये जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ चुके हैं, तो अब ये जो है तो ये कहीं ना कहीं जाएंगे भी, तो उसके लिए इन्हें क्या चाहिए, तो उसके लिए इन्हें चाहिए गति। तो इसीलिए ये अपनी आधी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में खर्च कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूपों में खर्च करते हैं, एक तो है धातु की सतह से बाहर निकलने में कार्य फलन के रूप में, तो इसका सूत्र होता है W बराबर h न्यू नॉट। इसका सूत्र क्या होता है कार्य फलन का, तो कार्य फलन का सूत्र होता है W बराबर h न्यू नॉट के। अब दूसरा आपको ये बताया कि जो इसकी आधी ऊर्जा है, यानी इसकी शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति कराने में खर्च होती है, तो आपको पता है अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी के मैक्सिमम बराबर क्या होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। पर जो आपको इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो उसमें कहीं भी क्या यूज़ नहीं करा गया, अधिकतम, मतलब है ना इसका, तो आपको इसको इसमें लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप इसे लिखोगे के बराबर 1/2 mv² के। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अब आपने मतलब क्या काम किया है, ये जो आ रहे थे फोटोन, तो इसकी जो कुल ऊर्जा थी तो वो इलेक्ट्रॉन ने कैसे कैसे खर्च करी, एक तो उसने करी इसमें कार्य फलन में, किस में करी है, एक तो करी है कार्य फलन में, और दूसरी करी है उसने किस में, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो जो फोटोन की ऊर्जा क्या है E बराबर h न्यू, तो E लिख दो यहाँ, और कार्य फलन होता है W, और G यहाँ गतिज ऊर्जा होती है K, तो हो जाएगा E की जगह h न्यू, क्योंकि E का मान जो मतलब फोटोन की ऊर्जा है तो वो होती है E बराबर h न्यू के, और जो W है उसकी जगह होता है h न्यू नॉट, और प्लस K का मान है 1/2 mv² के। अब हम क्या काम करेंगे कि ये तो समझो अपनी जगह ऐसी रहा 1/2 mv², और जो ये h न्यू नॉट है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा फिर माइनस में। अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो 1/2 mv² बराबर इसमें से अब हम h को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट के। तो ये ही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है कि 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट के। अब अथवा करके न्यूमेरिकल पूछा गया है कि दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, तो समान धारा एक ही दिशा में बह रही है।
दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 गुना 10 की घात -3 न्यूटन है। तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें क्या दे रखी है पहले, तो इसमें दे रखी है इसमें दूरी r जो कि है 0.06 मीटर की, और इसमें बोला गया है कि इसमें जो धारा है कैसी है, समान है। तो दोनों की धारा I1 और I2 किसके बराबर है, I के बराबर। अब इसमें तीसरी चीज क्या दे रखी है, इसमें दे रखा है आकर्षी बल। इसमें बोला गया है दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर आकर्षी बल होता है F, और साथ में बोला गया है प्रति मीटर लंबाई यानी F/L। तो F/L कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3 गुना 10 की घात -3 न्यूटन के, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, F/L बराबर μ0/2 पाई गुना I1 गुना I2 और बटे में R। F/L बराबर μ0/2 पाई गुना I1 इंटू I2 और बटे में R। तो आपको पता होना चाहिए μ0 का मान कितना होता है, तो ये होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 के। और F/L का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 3 गुना 10 की घात -3 न्यूटन बराबर इसका मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 के। और नीचे क्या है, नीचे है 2 पाई से पाई कैंसिल और 2 दूनी 4। और आपको पता है I1 और I2 क्या है, समान है किसके, I के। तो आ जाएगा I1 की जगह भी I और I2 की जगह भी I, और R का मान इसमें दे रखा है 0.06 मीटर के, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, अब हमें इसका हटाना है दशमलव, वो भी कितने स्थान पहले है 2, तो ऊपर आ जाएगा 100 कर दो या फिर 10 की घात 2 लिख दो, और ये इससे कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आया 3 गुना 10 की घात -3 बराबर है, इधर कितना है, एक तो है 10 की घात -7 गुना 10 की घात 2, और I की गुना करेंगे तो आ जाएगा I² बटे में, फिर नीचे क्या बचा 3। अब अगर 7 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 5, और इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी, 3 तिया 9 गुना 10 की घात -3, और यह I² गुना 10 की घात -5 के। अब हमें इसमें किसका मान पूछा था, तो इसमें हमें I का मान पूछा था, तो I² अपनी जगह ऐसी रहेगा। तो I² बराबर होगा 9 गुना 10 की घात -3, और ये इसके नीचे आ जाएगा 10 की घात -5, और अभी 10 की घात -3 है, और ये जब 5 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की होएगी। अब अगर 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, तो I² बराबर 9 गुना 10 की घात 2। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, तो आ जाएगा √9 गुना 10 की घात 2 यानी 100। और जब 100 का अंडर रूट हटाते हैं मतलब 100 होता है 10 गुना 10 के, तो इससे एक 10 आ जाएगा बाहर। ऐसे ही जब अंडर रूट करेंगे इसका 9 का, तो वो होता है 3 तिया 9 होता है ना, तो इसमें से एक 3 आ जाएगा बाहर। तो I बराबर क्या होगा 3, तो इसका आ गया, और इसमें से आ गया 10, 3 गुना 10, तो I का मान कितना आया 30 एम्पियर। I का मान आ गया 30 एम्पियर। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर, ठीक है।